सो मूविंग अहेड, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स वाले चैप्टर के अंदर हमने अभी तक सेक्शन नंबर 43 तक के सारे प्रोविजंस को कवर कर लिया। 43 से लेके सेक्शन 54 तक। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 55 which deals with the redemption of preference share capital। फिर हम यहाँ पे पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 56 which deals with the transfer and the transmission of securities। उसके बाद में हम यहाँ पर कवर करेंगे सेक्शन नंबर 57 जो डील करेगा कि अगर आप गलत तरीके से अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करते हो और यू जस्ट प्रिटेंड टू बी द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सो यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो ये वर्ड आपने पहले भी सुन रखा है, पर्सोनेशन। ये वर्ड क्या था पर्सोनेशन? ये पहले भी कभी आया था क्या पर्सोनेशन वर्ड? इस टाइप का प्रोविजन क्या पर्सोनेशन पहले भी आया था? क्या पर्सोनेशन वर्ड पहले भी आया था? आपको याद है शेयर्स सब्सक्राइब करते वक्त अगर आप प्रिटेंड करो राइट? ओके। फिर आता है सेक्शन 58 जहां पे आप क्या करोगे, जो कंपनी है वो रिफ्यूज कर देता है रजिस्ट्रेशन करने को। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द रिफ्यूजल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड फिर उसमें आपका फर्दर यहाँ पे अपील जो आता है, हम उस प्रोविजन को पढ़ेंगे सेक्शन 58। और लास्ट में आपका सेक्शन 59 विच डील्स विद द रेक्टिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। सो ये हमारा ऑलमोस्ट आज का प्रोविजन है। तो चलिए हम यहाँ पे फिर आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपके पास आता है सेक्शन नंबर 55 विच डील्स विद द इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इज प्रेफरेंस शेयर डिफाइंड एनीवेयर? Is preference share defined anywhere? Is preference share defined? Yes, no, yes. Okay. So preference share का वही definition यहाँ पे क्या करेगा, prevail करेगा। अब यहाँ पर क्या बताया हुआ है that no company which is limited by shares shall after the commencement of this act issue any preference share which are irredeemable. So it is because of this particular provision we say that issue of irredeemable preference shares are prohibited. You cannot issue irredeemable preference shares. अब preference shares जो होते हैं practically अगर आप देखो तो there are different types of preference shares। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि preference shares सर कितने तरह के होते हैं, तो आप ये देखो preference shares हो गए आपके ब्रॉडली अगर आप देखो सो ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन तो आपके पास आ जाएगा या तो इट इज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, या फिर ये हो गया आपका कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, आइदर रिडीमेबल और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब रिडीमेबल अगर होता है तो आपको वो पैसा रिडीम करने को मिल जाएगा, मतलब जो प्रेफरेंस शेयर है वो रिडीम होकर आपको कैश मिल जाएगा। कन्वर्टेबल है तो इट विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू सम अदर सिक्योरिटी। इसके अलावा आई थिंक समवन नीड्स टू म्यूट, कोई गलती से अनम्यूट हो गया है, ओके। इसके अलावा अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स को देखो तो यहाँ पे और टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स, ये तो बेसिक अपना हो गया काफी थियोरेटिकल, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। ये जूम हैंग हो गया है, ओके। सो यू हैव सिक्योर्ड एंड योर अनसिक्योर्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फिर आपके पास ऐसे ही आ जाएगा पार्टिसिपेटिंग या फिर नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। अब देखो इसमें एक काफी बड़ा मिथ होता है कि पार्टिसिपेटिंग मतलब सर वो वोटिंग राइट्स और नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब वो वोटिंग राइट्स नहीं, ऐसा नहीं होता। बेसिकली पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स जो रहेगा उनको उनके फिक्स्ड डिविडेंड के अलावा उनको यहाँ पर प्रॉफिट शेयर में पार्टिसिपेशन मिलेगा।
कुछ एक्स्ट्रा पार्टिसिपेशन मिलेगा, वो जाते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स जो कि यहाँ पर सिर्फ अपना फिक्स है। तो वोटिंग राइट तो प्रेफरेंस शेयर्स को तभी मिलेगा जब, अच्छा कौन से सेक्शन में मिलता है वोटिंग राइट्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को? अंडर विच सेक्शन? अंडर विच सेक्शन प्रेफरेंस शेयर्स विल गेट वोटिंग राइट्स? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, वेरी गुड। तो आपको ये ध्यान रखना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स कब होगा? ऑन रेस्पेक्टिव रेजोल्यूशन। तो जो जो रेजोल्यूशन इनके अपने रहते हैं वहां पर जहां पर इनके राइट्स अफेक्ट हो रहे होंगे वो जाएगा। इसके अलावा ऑन ऑल रेजोल्यूशंस दिस इज गोइंग टू हैपन ओनली इफ कब? जब इनको कॉन्जिक्यूटिव 2 फाइनेंशियल ईयर्स तक डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होगा, उनको डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होगा तब। ठीक है, तो ये आपके प्रोविजंस है। अभी आप यहाँ पे देखो तो ये पॉइंट जैसे आपको बताया है दैट नो शेयर्स, ओके, no company limited by shares shall after the commencement of this so issue of irredeemable preference shares are prohibited, मतलब कभी ना कभी उसको आपको रिडीम करना ही होगा। आगे बता रहे हैं कंपनी में लिमिटेड बाय शेयर्स इफ ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो यहाँ पर ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये एक पॉइंट निकल के आ गया that for the issue of article preference shares it should be authorized by your articles of association. Okay, what if it is not authorized by the articles of association? What if it is not authorized by the articles of association and you still want to issue preference shares? तो क्या करोगे आप? What if it is not authorized, your the articles of association do not authorize the issue of preference shares but you still want to issue preference shares? सिंपल, नेमिन ने जैसे आंसर किया, ऑल्टर कर लो आर्टिकल्स को, इंसर्ट कर दो उसमें ये पावर, और उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर लो। अच्छा, आर्टिकल्स को ऑल्टर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? व्हाट यू हैव टू डू टू ऑल्टर द आर्टिकल्स? टू ऑल्टर द आर्टिकल्स व्हाट इज टू बी डन? नेमिन, यश, दोनों ने आंसर किया है तो आप दोनों से मैं फर्दर आंसर एक्सपेक्ट करूंगा, और बाकी लोगों ने पिछले क्वेश्चन का आंसर नहीं किया। करेक्ट, एस बी, बट आई एम श्योर आप एस आर लिखना चाहते थे। रौनक, राइट, स्पेशल रेजोल्यूशन, करेक्ट। तो कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन यहाँ पे पास करना पड़ेगा। चलिए वापस आते हैं यहाँ पे। सो कंपनी विच इज ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इशू द प्रेफरेंस शेयर्स विच आर लायबल टू बी रिडीम्ड, which are liable to be redeemed within a period not exceeding how many years? 20 years. Not exceeding within 20 years from the date of issue and subject to the conditions as may be prescribed. तो as may be prescribed मतलब यहाँ हमें किसको रेफर करना पड़ेगा? यहाँ हम रेफर करेंगे रूल्स को। फिर यहाँ पे आपको क्या बताया हुआ है कि अगर एक ऐसी कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंपनी को बोला गया है ये एक्सीड भी कर सकते हैं 20 इयर्स को, लेकिन उनका रिडम्पशन जो होगा ऑफ सच परसेंटेज एज में बी प्रिस्क्राइब्ड ऑन एनुअल बेसिस। तो बेसिकली अगर एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो फॉर 20 इयर्स तो इनका एज इट इज चलेगा। उसके बाद 21st ईयर ऑनवर्ड्स इनको 10% कॉन्स्टेंटली रिडीम करना होगा, और ऐसे करते करते 30th ईयर तक इनका पूरा 100% रिडीम हो जाएगा। आप बताओ, इज दिस क्लियर? ये क्लियर हुआ? सर ये कहाँ लिखा है 10%? ये रूल्स में लिखा है, ये देखो, ये आ जाएगा अपने पास रूल्स। तो अगर आप देखो यहाँ पे रूल्स में क्या बताया है, अ कंपनी विच इज अगेन ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कैन इशू प्रेफरेंस शेयर्स
प्रेफरेंस शेयर्स के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो सेकंड आपके लिए रिक्वायरमेंट क्या आ गया? वन, इट शुड बी authorized by the articles of association. Second, you should pass a special resolution and this will be passed in the general meeting of the company. इसके अलावा the company at the time of such issue of preference shares has no subsisting default. तो ये आपका तीसरा कंडीशन हो गया, there should be no subsisting default in the redemption of preference shares. ठीक है, और in the payment of dividend which is due to any preference shares. तो ये आपका तीसरा यहाँ पर कंडीशन आ गया कि आपका कोई एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जब आप रेजोल्यूशन पास करोगे तो आपके रेजोल्यूशन में क्या क्या चीजें मेंशन होनी चाहिए? सो दीज ऑल थिंग्स शुड बी सेट आउट इन द रेजोल्यूशंस। मतलब आपके रेजोल्यूशन में बताया जाएगा कि उनको जो प्रायोरिटी है डिविडेंड कैसे दिया जाएगा, पार्टिसिपेशन इन द सरप्लस फंड। रिमेंबर मैंने आपको अभी अभी बताया था that there are some preference shares which are called as participating preference shares, right? ये रहेगा the participation of surplus assets and profit on winding up which may remain after the entire capital has been repaid, correct? इसके अलावा मतलब ये अगेन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स के लिए आ गया। पॉइंट नंबर बी प्रॉफिट का बात कर रहा है, पॉइंट नंबर सी कैपिटल रीपेमेंट का बात कर रहा है। इसके अलावा प्रेफरेंस शेयर्स वेदर दे आर क्यूमुलेटिव और दे आर नॉन क्यूमुलेटिव। अच्छा ये पॉइंट मैं भूल गया आपसे डिस्कस करना, द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, तो किसी साल अगर डिविडेंड नहीं मिला तो आपका वो डिविडेंड ऐड हो जाएगा और अगले साल आपको पिछले साल करंट ईयर दोनों का डिविडेंड एक साथ मिलेगा। लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव बेसिस, तो जिस साल प्रॉफिट नहीं उस साल का डिविडेंड नहीं, जिस साल प्रॉफिट उस साल डिविडेंड। तो आपको ये बताना होगा। फिर क्या आप कन्वर्ट करोगे प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में, कन्वर्जन, तो ये भी आपको होगा ना। वोटिंग राइट्स के लिए आप बताओगे कैसे उसको रिडीम करना है, ये सारा चीज रहेगा। ठीक है, और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाता है। ठीक है, जब भी कोई स्पेशल बिजनेस होगा तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगा। जब हम सेक्शन 102 पढ़ेंगे तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के बारे में और बताऊंगा यहाँ पर। अब अगर आप देखो द साइज एंड द इशू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स, जो भी इनका नॉमिनल वैल्यू होगा, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स का क्या फेस वैल्यू होने वाला है, आप वो यहाँ पर बताओगे। नेचर ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स ये आपको बताना होगा। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू, आप क्यों इशू कर रहे हो ये प्रेफरेंस शेयर्स। द मैनर ऑफ द इशू, मतलब आप पब्लिक इशू कर रहे हो या आप इसका प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो, करेक्ट? सो वेदर दिस इज पब्लिक इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और दिस इज प्राइवेट प्लेसमेंट, आपको ये भी पता करके बताना पड़ेगा। फिर आप ये बताओगे व्हाट इज गोइंग टू बी द प्राइस, फिर प्राइस के साथ में आ जाएगा बेसिस ऑफ प्राइस, फिर होगा आपका टर्म्स ऑफ इशू, करेक्ट, कि क्या रेट ऑफ डिविडेंड रहेगा, फिर व्हाट इज गोइंग टू बी द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। तो ये सब आपको इतना याद रखने का जरूरत नहीं है, बट जस्ट आपको मैं बता रहा हूँ कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर ये सारी चीजें भी रहेंगी। फिर इसके अलावा आपको ये भी बताना होगा कि जब ये प्रेफरेंस शेयर्स, सपोज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, जब ये प्रेफरेंस शेयर इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या डाइल्यूशन होगा इक्विटी का, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स आपके पास है। फिर आप अगर आप देखो तो आपके पास एक पॉइंट, अच्छा यहाँ पे एक रूल आपका, ओके, तो यहाँ पर जो मैंने पॉइंट आपको बताया ये इसके साथ रहेगा, जो 10% है ये भी आपके रूल्स के अंदर लिखा हुआ है। फर्दर क्या बताया हुआ है, ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं ये पॉइंट्स आपको बता रहे हैं रिडम्पशन के लिए। यहाँ तक तो सब आपने इशू के लिए पढ़ा, अब आप रिडम्पशन के लिए पढ़ रहे हो कि अगर आपको प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है, नो सच शेयर्स shall be redeemed except out of the profits which are available for the dividend or proceeds of the fresh issue। तो आप ये देखो प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन के लिए यही दो सोर्स होता है ना, यही दो सोर्स होता है ना, सोर्सेस ऑफ रिडम्पशन। तो एक सोर्स हो गया आपके पास क्या, योर फ्री रिजर्व्स, और दूसरा सोर्स हो गया आपके पास फ्रेश इशू। हाँ या ना?
हाँ या ना? करेक्ट। फिर आप देखिए ये जो शेयर्स होते हैं, दीज शेयर्स आर फुली पेड अप, तो आप पार्टली पेड अप शेयर से रिडम्पशन नहीं कर सकते। अभी तक हम सब इशू का आंसर कर रहे थे क्वेश्चन, अब रिडेम्पशन का आंसर कर रहे हैं। ठीक है। फिर अगर आप देखो, वेयर सच शेयर्स आर प्रपोज टू बी रिडीम्ड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, देन आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, अ सम इक्वल टू द नॉमिनल amount of the shares which is to be redeemed will be transferred to a reserve called as capital redemption reserve account. Yes or no? तो आप अगर चेक करो प्रेफरेंस शेयर्स को जब आप रिडीम करते हो, एंड इफ इट इज रिडीम्ड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, याद है सीआरआर हर समय नहीं बनाना होता। सीआरआर तब बनाना होता है जब आपके पास नए शेयर्स इशू नहीं किए गए हो, है कि नहीं अकाउंट्स में। तो ये आपका लीगल प्रोविजन है, इसकी वजह से कल को ये चेंज हो जाएगा तो आप सीआरआर नहीं बनाओगे। करेक्ट। जैसे प्रीवियस कंपनीज एक्ट था, वहां पे 50% रिक्वायरमेंट था सीआरआर का, तो आप 50% का सीआरआर बनाते थे। यहाँ पर अब 100% हो गया है, तो आप 100% यहाँ पर बना रहे हो। ठीक है। फिर ये सीआरआर का आप क्या यूज करते हो, सीआरआर विल बी यूज्ड ओनली फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। यस और नो? यस और नो? और अगर सीआरआर का, अब देखो यहाँ पर इसके आगे का जो लाइन है, ये शायद अब आप बहुत अच्छे से आंसर कर पाओगे, दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट relating to the reduction of share capital of the company shall except as provided in this section apply as if the capital redemption reserve account were paid up share capital of the company। इसका क्या मतलब हुआ? क्या इसका कोई एनालिसिस मुझे करके बताएगा? ये इतने से पोर्शन का क्या मुझे कोई एनालिसिस करके बताएगा? क्या इतने से पार्ट का कोई मुझे एनालिसिस करके बताएगा? क्या बताना चाह रहा है वो? अब मेरे हिसाब से आप लोग इसका करेक्ट आंसर कर पाओगे। प्लीज आंसर। मैं इसका करेक्ट आंसर आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, जो ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट करके रखा है। आई एक्सपेक्ट अ करेक्ट आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। प्लीज आंसर। कोई भी अनम्यूट करके भी आंसर कर सकता है, आई डोंट माइंड, बट प्लीज समवन आंसर दिस क्वेश्चन। समवन प्लीज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्लीज समवन आंसर। रौनक ने आंसर किया है, इफ द पेड अप कैपिटल रिजर्व यूज हुआ है विच इज बियॉन्ड दीज प्रोविजंस, स्टिल वन हैज टू क्रिएट सीआरआर। नहीं रौनक, मैं नहीं, आई थिंक गलत क्वेश्चन ले लिया। यहाँ पे क्रिएशन का बात ही नहीं हो रहा, मैं इसका बात कर रहा हूँ। ये देखो, ये जो मैंने आंसर किया है, ये मुझे इसके लिए चाहिए एक्सप्लेनेशन। आप रीड करके इसका आंसर मुझे करके बताओ। प्लीज आंसर। सीआरआर विल बी ट्रीटेड एज द कैपिटल ऑफ द कंपनी। यहाँ पे सलोनी ने करेक्ट आंसर किया है।
हाँ धवल, ये भी आपका आंसर करेक्ट है, पर ये आप इसको रीड करके बता रहे हो, मतलब ऐसा यहाँ पे कहाँ लिखा है? इसमें सिंपल सा पॉइंट है कि आपने, तो अगर मैं सलोनी और धवल दोनों के आंसर को क्लब कर दूं, तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये जो सी आर आर है, ठीक है, देखो, if I get a blank पेज, हाँ, आप ये देखो, ये जो सी आर आर है विच इज क्रिएटेड अपॉन रिडेम्पशन, ये जो सी आर आर है विच इज क्रिएटेड अपॉन रिडेम्पशन, ये वाला जो सी आर आर है, दिस सी आर आर will be treated as share capital of the company, ठीक है? अब because it is treated as the share capital of the company, any use of CRR, any use of CRR, this will be deemed to be the reduction of share capital, और अगर ये deemed to be reduction of share capital हो गया, इसका मतलब आपके ऊपर क्या हो जाएगा? सेक्शन 66 will apply, and if section 66 apply, in that case आपको NCLT अप्रूवल लेना होगा। आप बताओ, ये समझ में आया? ये समझ में आया? एक्सेप्ट, इसका एक एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्ट अगर आप इसका क्या करते हो, बोनस इशू करते हो, एक्सेप्ट इफ बोनस इशू इज मेड, ये इस पूरे का एक्सेप्शन आ गया, करेक्ट? चलिए अब एक बार वापस से आप इसको पढ़ो। द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट relating to the reduction of share capital company shall, ये दिख रहा है, except provided in this section will apply if the capital redemption reserve was to be the paid up capital. So good Saloni, very nice, right? धवल गुड, चलो वैसे सबने आंसर किया, सबको एक गुड, बट ये इंटरप्रिटेशन देखा। फिर देखिए, इन केस द कंपनी, तो कल मैंने आप लोगों को जैसे बताया था, कुछ कंपनीज है जिनके ऊपर सेक्शन 133 के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते हैं, तो उनके लिए बात हो रहा है। तो कल जैसे सेक्शन 54 में देखा था उनके यूज का रेस्ट्रिक्शन है, तो यहाँ पर भी वैसी रेस्ट्रिक्शन बताया हुआ है कि जो भी प्रीमियम आपको मिलेगा, इंड एस वाले जो कंपनीज है वो अपने प्रॉफिट्स में से प्रीमियम पे करेंगे, और जिनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम से पे करेंगे। तो दिस इज अ वेरी बेसिक प्रोविजन, कोई दिक्कत नहीं। आगे आपको यहाँ पर बताया जा रहा है दैट इन केस द कंपनी विच इज नॉट फॉलोइंग, तो वो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम से इसको पेमेंट कर देगा, ये प्रीवियस वाले के लिए है। फिर आप देखिए सब सेक्शन 3 वेयर द कंपनी इज नॉट इन अ पोजिशन। अब आप देखो, अगर आप ध्यान से चेक करो, सेक्शन 55 सब सेक्शन 2 बोलता है कि 20 ईयर से ज़्यादा टाइम तक आप प्रेफरेंस शेयर को नहीं रख सकते, आपको उसको रिडीम ही करना पड़ेगा। नाउ द सिचुएशन इज कि आपने प्रेफरेंस शेयर्स को इशू किया था ईयर 0 में, और आज की डेट में हो गया ईयर 20। यहाँ पर अब आपको प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है। अब प्रॉब्लम है, रिडीम करने के लिए कंपनी को क्या चाहिए? कंपनी नीड्स मनी, यस और नो? भाई कन्वर्ट करना है तब तो कोई इशू नहीं है, पर कंपनी को यहाँ पे रिडीम करना है। अब रिडीम करने के लिए कंपनी को चाहिए कैश, और कंपनी के पास वो कैश इस वक्त नहीं है। कंपनी डज नॉट हैव कैश राइट नाउ, कंपनी के पास कोई कैश नहीं है। अब मुझे बताओ प्रेफरेंस शेयर कैसे रिडीम होगा? क्योंकि अगर आप रिडीम करते हो तो आपको
क्या चाहिए होगा? कैश। कैश आपके पास है नहीं, अब कैश नहीं है, सेल ऑफ एसेट्स। ओके, बड़ा आप खुद सोचो, बिजनेस की हालत अगर खराब है, कैश अवेलेबल नहीं है, तो सेल ऑफ एसेट्स मतलब, अच्छा, फ्रेश इशू करो। आप एक और चीज देखो, देखो आप जो बता रहे हो उस सुनने और समझने के लिए सही है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एकदम नायक पिक्चर वाला सीन हो गया। मैं बोल रहा हूँ इस कंपनी के पास कैश नहीं है। टेक फॉर एग्जाम्पल दिस इज जेट एयरवेज। टेक फॉर एग्जाम्पल this is, let's say, Diwan Housing. Take for example, this is, let's say, some Anil Ambani Group company. आप यहां पर देखो, आपको पेमेंट्स तो है ही नहीं, इक्विटी यूज कर लो, पास एसआर। अरे भाई आप ये समझो, कोई यहां पर पैसा नहीं देगा, इन्वेस्टमेंट्स बेच दो। अगर इन्वेस्टमेंट्स होते तो इतना कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट्स नहीं है और आप बोलोगे एसेट्स को बेच दो, तो फिर तो बिजनेस ही बंद हो जाएगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस, company is a loss making company, no reserves, company do not have reserves, and even if company में अगर reserves है, तो आप मुझे एक बात बताओ, reserves और आप कैश होना दो अलग अलग बात है। मैं बोलता हूँ बैलेंस शीट में मेरे पास यहाँ पे रिजर्व्स है और मैं यहाँ पे बोलता हूँ मेरे पास कैश है, ऐसा जरूरी है? रिजर्व्स के बदले कैश ही हो सकता है ना रिजर्व्स के बदले कोई दूसरा एसेट्स हो। कल हमने इस पार्ट को समझा था। बताइए सर, फर्दर प्रेफरेंस शेयर्स दे दो उनको, लेटर ईयर में जब प्रॉफिट होगा तो दे देंगे। देखो ये इस टाइप के सिचुएशंस के लिए, इस टाइप के सिचुएशंस के लिए आपके पास है सबसेक्शन 3, जिसमें क्या बता रहे हैं, वेयर अ कंपनी इज नॉट इन अ पोजिशन टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स और टू पे द डिविडेंड्स इफ एनी ऑन सच शेयर्स अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द इशू। तो इस केस में क्या होगा, 8 में, राइट, विद द कंसेंट ऑफ द होल्डर ऑफ 3/4 in value of such preference shares and also with the approval of the tribunal, ठीक है, वो क्या करेंगे, इशू करेंगे फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स विच विल बी इक्वल टू द अमाउंट ड्यू। तो जो भी इनका ड्यू अमाउंट था उसका फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेंगे। और किसको इशू करेंगे? इन्हीं लोगों को, इन्हीं लोगों को, इंक्लूडिंग देयर आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस डिविडेंड। और ये जो आप इशू करोगे यहाँ पे फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को, दिस विल बी डीम्ड टू बी द रिडम्पशन ऑफ द ओल्ड प्रेफरेंस शेयर्स। आया आपको समझ में? ये ओल्ड आपको समझ में आया? राइट, यहां पर ये नहीं बोला है कि आपको ट्राइब्यूनल एक्सटेंशन दे देगा। यहां पर क्या बोला है कि जो आपके प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको आप फर्दर प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दोगे, तो आपका ओल्ड प्रेफरेंस शेयर्स कैंसिल हो जाएगा और न्यू प्रेफरेंस शेयर्स आपको मिल जाएंगे। तो बेसिकली इस केस में रिडम्पशन पता है कैसे होगा? इट विल बी लाइक दिस, ओल्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, जो भी आपका अमाउंट है, लेट्स से कोई प्रीमियम ऑन रिडम्पशन था, सो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट, फिर लेट्स से आपका प्रेफरेंस डिविडेंड जो आउटस्टैंडिंग है वो भी यहां पर हो जाएगा डेबिट, और बदले में आ जाएगा क्या, न्यू प्रेफरेंस शेयर्स। ये समझ रहा है? ये आ रहा है समझ में? ये पॉइंट आया समझ में? सिंपल सा प्रोविजन, बिल्कुल सिंपल सा प्रोविजन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके,
और ये कब होगा? इसके लिए बेसिकली आपको क्या लेना पड़ेगा? यू विल हैव टू टेक, अच्छा मुझे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है फ्रॉम द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. डू आई नीड टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन? आंसर इज नो. अरे धवल ने बोल दिया यस. ये कंफ्यूजन हो गया थोड़ा. यस नो किसके लिए था? पीओआर क्या है? पीओआर है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज द, this is face value is the, and this is premium, right? ओके. सो यहां पे आप क्या बताओगे? इधर आप क्या बताओगे? इसके लिए क्या आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है? नहीं. यू नीड कंसेंट ऑफ 3/4. अच्छा 3/4 ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स या 3/4 ऑफ वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर्स? ठीक है. और यहां पर आपको फिर क्या होगा? यू विल ऑल्सो नीड एनसीएलटी अप्रूवल. तो खाली कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर से बात कर लिया और कर दिया, नॉट अलाउड. यहां पर आपको एनसीएलटी अप्रूवल भी अलग से लगेगा. फिर देखिए प्रोवाइडेड, यहां पर ट्राइब्यूनल ने क्या बोला है? अगेन वही सेम स्टोरी जो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इंसान है, पर्सन हु हैज नॉट कंसेंटेड, ठीक है, उसके लिए क्या हो जाएगा? एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा. ये देखो. सो प्रोवाइडेड द ट्राइब्यूनल मे ऑर्डर द रिडेम्पशन of the preference shares held by such person who have not consented for the further redeemable preference shares. कुछ लोग मना कर सकते हैं, नहीं चाहिए, तो यहां पर आपका चलेगा. इसके अलावा आप मुझे एक बात बताओ, जब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को आप रिडीम कर रहे हो, ठीक है, इज इट रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल? इट इज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल. जब आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रहे हो, इज इट रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल? सलोनी बोलती है नो. व्हाई? व्हाई नो? व्हाई नो? व्हाई नो? ये देखो, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अंडर दिस सेक्शन shall not be deemed reduction in share capital of the company. और ये जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करने के लिए जो फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आप इशू कर रहे हो, दिस डू नॉट अमाउंट टू इशू ऑफ शेयर्स. दिस डज नॉट अमाउंट टू इंक्रीज ऑफ शेयर्स. ये देखो क्या रे, issue of further preference shares shall not be deemed to be an increase of the share capital of the company. आप ये नहीं बोलोगे शेयर कैपिटल बढ़ गया, क्योंकि पुराने के ऊपर ही तो रिप्लेस करके आपने नया कैपिटल दिया. देखो वैसे भी इस जर्नल एंट्री में अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है? दिस इज बेसिकली स्वैपिंग ऑफ शेयर्स, है कि नहीं? ओल्ड शेयर्स को आपने कैंसिल कर दिया और नए शेयर्स को खरीद, तो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल उतने का उतना ही रहेगा. Then the capital redemption account, notwithstanding anything in this, shall be applied for issuing unissued shares of the company to the members as fully paid bonus shares. क्या हम CRR से पार्टली पेड अप शेयर्स इशू कर सकते हैं? ओके, आंसर इज नो. ठीक.
चलिए, तो ये आपका हुआ सेक्शन नंबर 56। ये एक प्रोविजन बता रहा है कि प्रेफरेंस शेयर्स को अगर आपको रिडीम करना है तो आप जो आपका टर्म्स है उसी टर्म्स में रिडीम करोगे, ठीक है। और अगर आपने कुछ में कुछ वेरिएशन किया तो सेक्शन 48 के हिसाब से पहले वेरिएशन करोगे और उसके बाद में आप उसको रिडीम करोगे। दिस इज द प्रोविजन। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्लियर हुआ आप लोगों को? ये क्लियर हुआ आप लोगों को, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स? एक पॉइंट और यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ, ये देखो, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ये जो आप पे कर रहे हो, ये जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन आप पे कर रहे हो, दिस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के लिए आपको ये देखना है कंपनी ऑन विच सेक्शन 133 is applicable or it is not applicable. If it is applicable तो ये आप पे करोगे आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स ओनली। नॉट एप्लीकेबल तो फिर इन दैट केस आप फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटीज प्रीमियम किसी से भी पे कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अब आ जाता है आपके पास यहाँ पे ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ द सिक्योरिटीज। अच्छा, ध्यान रखना, ये सिक्योरिटीज का बात कर रहा है, तो सिर्फ शेयर्स का बात नहीं हो रहा, सिक्योरिटीज का बात हो रहा है। तो शेयर डिबेंचर, यहाँ पे सब कुछ आ जाएंगे। अब देखो, अ कंपनी शेल नॉट रजिस्टर अ ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी ऑफ अ कंपनी और interest of the member of in a company in case the company do not have the share capital other than the transfer between। अच्छा चलो, पहले तो ये जो यहाँ पे पार्ट लिखा हुआ है इसको अलग ही हाईलाइट कर देते हैं, इसको एक अलग ही कलर से हाईलाइट करते हैं। other than the transfer between the person whose name is entered as the holder of beneficial interest in the records of the depository, इसको ऐसे रहने दो, ठीक है, इसको आप ऐसे रहने दो। अब आपको मैं यहाँ पे जो दूसरा पार्ट है इसको हाईलाइट करता हूँ। यहाँ पर वो बता रहा है कंपनी शैल नॉट रजिस्टर, ये पढ़ने को हो रहा है, आई थिंक ये ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आपको, रीड करने को नहीं आएगा। बैक फॉन्ट लाइट है आपका इसमें। चलिए, तो या सो अ कंपनी शैल नॉट रजिस्टर द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज और द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ अ कंपनी, अगर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है, अनलेस अ प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर in such form as may be prescribed is duly stamped, dated and executed by or on behalf of the transferor and the transferee and specifying the name, address and occupation if any of the transferee has been delivered to the company by the transferor or by the transferee within 60 days from the date of execution along with the certificate relating to the securities or if no such certificate in the existence within the letter of allotment of the securities, right। तो इसका क्या मतलब हो गया, देखो, ये कौन से वाले शेयर्स का बात कर रहा है, ये जो सेक्शन है ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज का, ये किसका बात कर रहा है? इज इट टॉकिंग अबाउट फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स और इज इट टॉकिंग अबाउट
the demat shares, electronic shares, or it is talking about both? डीमैट। रौनक अगर आप यहां पे देखो तो यहां पर क्या बोला हुआ है? अदर देन। ये बात कर रहा है फिजिकल शेयर्स का। ये आपसे फिजिकल शेयर्स का बात हो रहा है। देखो हम कुछ स्लाइड्स पहले चलते हैं हमारे परसों वाले लेक्चर में। ये देखो, रिमेंबर दिस। ये देखो, ये एक्सप्लेनेशन याद आ रहा है? ये वाला ट्रांजैक्शन आप ध्यान रखना कि शेयर पे किसका नाम लिखा हुआ है? नेमिन का। नेमिन आप चाहता है कि भाई यहां से ये जो शेयर है ये मैंने सलोनी को बेच दिया, तो ये जो डीड है और ये सब। अरे ट्रांजैक्शन समझ में आया आपको कौन सा हो रहा है? गाइस ये ट्रांजैक्शन आपको समझ में आया? तो जब ये ट्रांजैक्शन होगा तो सलोनी यहां पर कौन है? सलोनी है ट्रांसफरी, नेमिन है यहाँ पे ट्रांसफरर। और यहाँ पर क्या बताया हुआ है? प्रॉपरली सब कुछ इनका जो ये डीड है ये एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट होने के 60 दिन के अंदर अंदर ये लोग कंपनी को इन्फॉर्म करेंगे। अरे समझा? इसके अलावा इनका जो ये डेट होगा, ये डेट प्रॉपरली स्टैम्प्ड होना चाहिए, इसमें एक डेट होना चाहिए। अरे आ रहा है आपको समझ में? उसके अलावा ये जो डीड है अलोंग विद द सर्टिफिकेट ये कहाँ डिलीवर होना चाहिए? दिस शुड बी डिलीवर्ड टू द कंपनी। कंपनी को आप डिलीवर करोगे विद इन 16 डेज। अगर आप ये सब करते हो तो जाके आपका ट्रांसफर होगा, जो शेयर ट्रांसफर है वो होगा। अदरवाइज ये शेयर ट्रांसफर आपका नहीं होगा। आप बताओ, ये समझा आपको? ये समझा? एंड रौनक आप यहां पर देखो वर्ड क्या यूज किया है? अदर देन द ट्रांसफर। तो इलेक्ट्रॉनिकली अगर आपके शेयर्स हैं तो फिर आपका डीपी रूल्स जो होगा उसके हिसाब से आप करोगे। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के जो रूल्स हैं और डिपॉजिटरी एक्ट है उसके हिसाब से ट्रांसफर होगा। अदरवाइज फिजिकल शेयर्स अगर आपको ट्रांसफर करने हैं तो वो इसी तरह से रहेगा। और कंपनी के ऊपर एक तरीके का ऑब्लिगेशन डाल दिया कि जब तक ये कंडीशंस आपके मीट नहीं होते प्लीज आप जो ट्रांसफर है उसको रजिस्टर नहीं करोगे। आप बताओ, इज दिस क्लियर? राइट, दिस इज व्हाट, दिस इज द एसेंशियल कंडीशन फॉर द ट्रांसफर, ओके, टू गेट रजिस्टर्ड बाय द कंपनी। आप बताइए, इज दिस क्लियर? और क्या क्या चाहिए आपको? यू नीड अ प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। आया समझ में? ये एज में भी प्रिस्क्राइब मतलब फॉर्म नंबर आपको बता रहा है, वो आपका SH7 होता है, ठीक है? ये आपका SH7 रहेगा, उसके हिसाब से आप करोगे। इसके अलावा ये ड्यूली स्टैम्प्ड होना चाहिए, सेकेंड रिक्वायरमेंट। थर्ड, इट शुड बी डेटेड। फोर्थ, इट शुड बी एग्जीक्यूटेड बाय बोथ ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी। इसके अलावा इट शुड ऑल्सो स्पेसिफाई द नेम, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन of the transferee, and it should be delivered to the company within the period of 60 days। और कौन डिलीवर कर सकता है? चाहे तो ट्रांसफरर डिलीवर कर दे या फिर ट्रांसफरी डिलीवर कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। आप बताओ, राइट? Provided that where the instrument of transfer has been lost, okay, or the instrument of transfer has not been delivered within the prescribed time, the company may register। तो सर हमने 60 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर बोला हुआ है द कंपनी में रजिस्टर द ट्रांसफर ऑन सच टर्म्स एज टू इंडेमनिटी एज द बोर्ड थिंक्स फिट। इसका मतलब बोर्ड को अगर लगता है तो आपसे क्या होगा, एक वो बॉन्ड बनवा के रख लेगा कि देखो ये है, या फिर आपको बोलेंगे चलो एक काम करो फ्रेश ट्रांसफर करो, जो भी जैसा रहेगा।
ताकि कल को कंपनी के ऊपर कोई पॉइंट ना आ जाए कि आपने गलत तरीके से यहाँ पे रजिस्टर में जो ट्रांसफर है उसको गलत तरीके से रजिस्टर कर लिया। अरे समझा बच्चा लोग, ये समझा। एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, हाउ द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स विल बी रिकॉर्डेड। तो आपको ये बताना पड़ेगा वेदर योर शेयर्स आर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और दे आर इन फिजिकल फॉर्म। इफ दे आर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म तब तो फिर वो डिपॉजिटरीज एक्ट के हिसाब से जाएगा। इफ इट इज नॉट इन डिपॉजिटरीज फॉर्म, इफ इट इज नॉट इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, देन इन दैट केस यहाँ पर आपके पास ये सब चीजें होंगी। दिस इज प्रॉपर instrument of transfer, duly stamped, dated, executed, then specifying the name and occupation of the transferee. Sixth, delivered to the company within 60 days of the execution. Okay, चलिए, तो ये आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, सॉरी SH7 नहीं, SH7 तो बाय बैक और उन सब में आता है, सॉरी SH4 होगा। तो व्हाट इज गोइंग टू बी योर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर? योर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर विल बी इन फॉर्म SH7। ठीक है, अरे ये क्लियर हुआ? लिखवा दूं क्या इसको? इसको लिखवा दूं कि लिख लोगे? हाँ लिखवा दो। ओके, तो आप यहां पे देखो, कंडीशंस फॉर द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, ध्यान रखो ये ट्रांसफर करने के लिए नहीं बोल रहा है, ये जो ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी हुआ है इसको रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन बाय द कंपनी, इसके आपको क्या बताए जा रहे हैं? कंडीशंस। ठीक है, पॉइंट आ रहा है समझ में? ये किसके बारे में बात हो रहा है? तो सबसे पहले ये जो रहेगा, this should be, there should be a proper instrument of transfer। अब प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर कौन सा हो जाएगा? फॉर्म SH4। ये देखो, फॉर्म SH4। उसके अलावा ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर आपका है, दिस शुड बी ड्यूली स्टैम्प्ड। This should be duly stamped. Then this should also be duly dated. Correct? This should also be executed। ठीक है ना, ये आपका प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए by the transferor and transferee or their authorized representative। करेक्ट? इसके आगे क्या होगा? ये जो आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर को एग्जीक्यूट किया है, दिस शुड बी डिलीवर्ड टू द कंपनी, दिस शुड बी डिलीवर्ड within 60 days from the execution। जब आप ये डिलीवर करोगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर को, इसके साथ में आप और क्या बताओगे? यू विल हैव टू प्रोवाइड द नेम, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द ट्रांसफरी। बताइए, सॉर्टेड? एकदम सिंपल। और अगर ये कहीं पर डिलीवर करने से आप चूक गए या फिर आपने डिलीवर नहीं किया, तो बोर्ड के पास, द कंपनी हैज द पावर कि वो इसको फिर भी एग्जीक्यूट करके यहाँ पे एक्सेप्ट कर ले। अब देखो यहाँ पर बात आ रहा है, नॉट nothing in subsection 1 shall prejudice the power of the company to register the receipt of transmission of any securities by operation of law from a person to whom such right has been transmitted। इसका क्या मतलब हो गया? इससे पहले आपको यह समझना होगा कि ये जो वर्ड है ट्रांसफर और ट्रांसमिशन, इसमें क्या डिफरेंस है।
आपको ट्रांसफर और ट्रांसमिशन के बीच में डिफरेंस समझना होगा। देखो ये पूरा सेक्शन आपका नहीं तो इनकम्प्लीट हो जाएगा। देखो ट्रांसफर और ट्रांसमिशन में क्या डिफरेंस है, दोनों के अंदर एक चीज कॉमन है। दोनों में क्या हो रहा है, यहां पर भी लेट्स से ए है, ए के पास से सिक्योरिटीज बी के पास जा रहे हैं। ट्रांसमिशन में भी क्या हो रहा है, ए है, ए के पास से सिक्योरिटीज बी के पास जा रहे हैं। बट क्यों एक को हम ट्रांसफर बोलते हैं, क्यों दूसरे को हम ट्रांसमिशन बोलते हैं? तो आप यहाँ पे देखो जब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन का, ये ट्रांसफर का, तो ट्रांसफर जो है वो एक वाइडर टर्म है और ट्रांसमिशन एक नैरो टर्म है। अब देखो मैं कोई ये टिपिकल एकेडमिक आंसर आपको बनाकर नहीं दूंगा ऐसे ही, कुछ भी बनाकर ऐसे ही आपको दे दिया कि भाई ये वाइडर है ये नैरोवर है। ये एक वाइडर कॉन्सेप्ट है आपका और ये आपका थोड़ा नैरोवर कॉन्सेप्ट है। क्यों? बिकॉज ट्रांसफर इंक्लूड्स ट्रांसमिशन। ठीक है, इसलिए मैंने ये वाइडर और नैरोवर कॉन्सेप्ट आपको बताया। अब अगर आप यहां पर देखो कि जब ट्रांसफर हो रहा है सिक्योरिटीज, तो ट्रांसफर में कैसे होता है कि आप एक इंसान दूसरे इंसान को यहां पे ट्रांसफर करें। सो जनरली आप ये समझ लो दिस इज बेसिकली वॉलंटरीली डन। ये आपका वॉलंटरीली ट्रांसफर हो जाता है, एक इंसान दूसरे इंसान को दे रहा है। लेकिन जो ट्रांसमिशन है ये होता है ओनली बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, ओनली बाय इट इज ओनली बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। ये आपका वॉलंटरी ट्रांसफर भी हो सकता है, ये आपका ऑपरेशन बाय लॉ भी हो सकता है। लेकिन ट्रांसमिशन जो होगा ये आपका क्या रहेगा, ओनली बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। ए हैज सोल्ड द सिक्योरिटीज टू बी, ये क्या हो गया, ये हो गया ट्रांसफर। यहां पर मैं आपको बोलता हूं ए इज द फादर हु डाइड, और ये जो इसके सिक्योरिटीज है ये ट्रांसफर हो जाते हैं टू बी, जो कि क्या है इसका सन। तो ये क्या बन जाएगा आपके लिए, ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज। सॉर्टेड? अरे समझा? तो ये ट्रांसमिशन हो गया। तो ट्रांसमिशन के अंदर इट इज बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब ऑपरेशन ऑफ लॉ में आप ये देखो, एक तो मैंने आपको जैसे बताया कि डेथ के बाद लीगल हेयर्स को ट्रांसफर हो गया। कई बार ऐसा भी होता है ना कि नीलामी कर ली। देखो यहाँ पे एक तो हो जाता है सक्सेशन, करेक्ट? अ सन हैज द सक्सेशन राइट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेरेंट्स इफ नथिंग इज मेंशन, तो एक तो सक्सेशन हो गया। दूसरा अगर आप यहाँ पे देखो तो कई बार क्या होता है कि सपोज आप वो देखते हो कि आपके सिक्योरिटीज को नीलाम कर दिया गया, आपने क्योंकि रीपे वगैरह नहीं किया, गवर्नमेंट नीलाम कर देती है, करेक्ट? जैसे अभी नीरव मोदी वाले केस में आप देखो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, नीलाम कर दिया। आया आपको समझ में? तो ये सारा चीज आपका यहाँ पे आता है, तो ये इधर रहेगा। तो यहाँ पर वही पॉइंट बताया हुआ है कि देखो सबसेक्शन 1 में तो जो लिखा है सो लिखा है। सबसेक्शन 1 में रेस्ट्रिक्शन डाल दिया कंपनी के ऊपर और कंपनी को बोला ये सब चीजें होंगी तो ही आप रजिस्टर करना, नहीं तो मत करना। लेकिन यहाँ पर क्या बताया कि ट्रांसमिशन अगर होता है तो ये सब अगर नहीं हो तो भी आप क्या कर सकते हो, उसको रजिस्टर कर सकते हो किसी के भी नाम पे जिसका राइट और जिसको ये राइट ट्रांसफर किया गया। सो ट्रांसमिशन ऑफ एनी राइट टू द सिक्योरिटीज by the operation of law from any person to whom such right has been transmitted, ये आराम से कंपनी एज इट इज रिकॉर्ड कर लेगा। कब? एज सुन एज कंपनी को इसके बारे में इंटीमेशन मिले। तो जैसे इंटीमेशन मिला आप इसको यहाँ पर रिकॉर्ड कर लोगे। फिर आगे क्या बता रहे, वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड बाय द ट्रांसफरर अलोन एंड रिलेट्स टू द पार्टली पेड अप शेयर। अब यहाँ पर क्या स्टोरी हो रहा है
सबसेक्शन 1 में बोला था कि देखो भाई दोनों जने आप यहाँ पे कंपनी को इन्फॉर्म कर, दोनों में से कोई भी इन्फॉर्म कर सकता है, ट्रांसफरर भी कर सकता है, ट्रांसफरी भी कर सकता है। सबसेक्शन 3 में यहाँ पर क्या हो रहा है कि ट्रांसफर हुआ है, लेकिन इन्फॉर्म कौन कर रहा है? इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड ओनली बाय द ट्रांसफरर। लेकिन इसमें एक तकलीफ है, और क्या है कि ये जो शेयर्स है ये पार्टली पेड अप शेयर्स है। तो अगर ट्रांसफरर अकेले जाके आपको बोलता है, सपोज यहाँ पे ए क्या कर रहा है, पार्टली पेड अप शेयर्स ले जाकर बी को दे रहा है। अब ए बोलता है एक काम करो, मेरे नाम को आप हटा दो, बी का नाम आप वहां पे रजिस्टर कर लो, और मैं गारंटी देता हूं कि बी ने यहाँ पे सिक्योरिटीज को मेरे से खरीद लिया है, तो आप ये ट्रांसफर को रिकॉर्ड करो। तो यहाँ पर क्या बोला जाएगा कि देखो पार्टली पेड अप शेयर्स है ना, तो जो ट्रांसफर है वो सिर्फ अकेले ट्रांसफरर के बोलने पे नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, कंपनी नोटिस देगा ट्रांसफरी को भी, बी को भी नोटिस देगा और बोलेगा देखो भाई ये आपसे मेरे को सिक्योरिटी, मतलब आपके नाम पे ये शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं, और ये पार्टली पेड अप शेयर है। और पार्टली पेड अप शेयर है तो ध्यान रखना, फ्यूचर में जब हम कॉल मंगाएंगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। सी अगर फुल्ली पेड अप है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, भाई वो ए के नाम पे हो बी के नाम पे हो, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी को जो इतना सारा यहाँ पे कंडीशंस बताया जा रहा है, वो क्यों बताया जा रहा है कि कल को अगर सपोज करो ए आके बोलते कि अरे यार आपने कैसे बी का नाम लिख दिया, शेयर तो मेरे नाम पे था, मैंने खरीदा था, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए इसके लिए। लेकिन पार्टली पेड अप शेयर में क्या होगा, अब सपोज करो शेयर ए के नाम पे था, ए ने ये शेयर ट्रांसफर कर दिया किसको, बी को, ठीक है। अब फ्यूचर में कॉल जो मंगवाया गया वो बी से मंगवाया गया, बी बोलता है मैं क्यों दूं, ए से मांगो, ए आपका शेयर होल्डर है, ए बोलता है मैंने शेयर बी को बेच दिया। तो कंपनी बेचारा यहाँ पर क्या करेगा, टेबल टेनिस खेलता रहेगा, इसलिए उसका टेबल टेनिस जैसा हालत नहीं हो, इसके लिए ये सबसेक्शन 3 है। डू यू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ दिस सबसेक्शन गाइस, डू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड? तो यहाँ पर वो बताया कि इस केस में सी ट्रांसफर ही खुद आके बोले कि देखो ये पार्टली पेड अप शेयर है, इसका मैं ओनर हूं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, भाई तुमने खुद ने आके रजिस्टर किया था, तो आप बाद में तो डिस्प्यूट कर नहीं सकते, रूल ऑफ एस्टोपल। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो खाली अकेला ट्रांसफरर आके बोल रहा है, देखो ट्रांसफरर अलोन आके यहाँ पे बोल रहा है कि ये पार्टी पेड अप शेयर मेरे नाम पे रजिस्टर कर लो, तो इसमें बोला गया है द ट्रांसफर शेल नॉट बी रजिस्टर्ड unless the company gives the notice of the application in such manner as may be prescribed। तो ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे आपका SH5 में जाता है, सो दिस इज फॉर्म SH5 टू द ट्रांसफरी। और ट्रांसफरी को फिर क्या करना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, या एक तरह से उसको बताना पड़ेगा हाँ मेरे को इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इसका मैं ही होल्डर हूँ, विद इन 2 weeks ऑफ द रिसिप्ट ऑफ दैट नोटिस। तो पार्टली पेड अप शेयर अकेला ट्रांसफरर करे तो ये हालत हो जाएगा। ये देखो ये आ गया आपका, ये आ गया फॉर्म SH5। फिर देखिए एवरी कंपनी शेल अनलेस प्रोहिबिटेड बाय एनी प्रोविजन ऑफ द लॉ और एनी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और ट्राइब्यूनल और अथॉरिटी deliver the certificates of all the securities allotted, transferred or transmitted within 2 months from the date of incorporation। तो ये टाइमिंग्स आप ध्यान रखना। तो ये ऑब्लिगेशन किसके ऊपर डाल रखा है, कंपनी के ऊपर डाल रखा है कि भाई आप जो सर्टिफिकेट्स वगैरह है वो अगर ट्रांसफर हो, ट्रांसमिशन हो, अलॉट हो, कुछ भी हो, तो आप देखो विद इन 2 मंथ्स। तो आपका कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होता है उसके 2 महीने के अंदर अंदर आप यहाँ पे क्या करोगे, आप दे दोगे अपने सब्सक्राइबर्स को 2 महीने का टाइम पीरियड आपको दिया जा रहा है कि जब भी फ्यूचर में कभी शेयर्स अलॉट होंगे तो 2 महीने के अंदर अंदर आपको सिक्योरिटीज देना है। और 1 महीने का टाइम पीरियड दिया जा रहा है, ठीक है, जब आपके पास यहाँ पे किस चीज का बात हो रहा है, ट्रांसमिशन का, ठीक है। यहाँ पे जब ट्रांसमिशन का हो रहा है वो जो आपको इंटीमेशन एंड एवरीथिंग इज बीइंग गिवन for transfer, so this is for the allotment, these two are for the allotment and this is for the transfer, 1 month for the transfer and within a period of 6 months from the date of allotment in case of allotment of debentures। तो आपको यहाँ पे अलग अलग टाइम पीरियड दे के रखा है। फिर आप देखो डिपॉजिटरी के लिए क्या बोला है, डिपॉजिटरी के लिए तो आपको इमीडिएटली यहाँ पर सिक्योरिटीज देना पड़ेगा एज सुन एज इट इज अलॉटेड। तो आप यहाँ पे ध्यान रखो टाइम पीरियड 2 मंथ्स का टाइम पीरियड है किसको शेयर्स अलॉट करने का, to allot the shares basically or issue the share certificates to the subscribers of memorandum। उनको आप 2 महीने के अंदर अंदर दे दोगे, 2 महीने का ही टाइम पीरियड आपको मिल रहा है
जब कंपनी यहाँ पर कोई फ्रेश अलॉटमेंट करता है, 1 मंथ का टाइम पीरियड मिल रहा है अगर यहाँ पे कोई भी ट्रांसफर होगा या फिर कोई ट्रांसमिशन होगा, ठीक। और आपके पास 6 मंथ्स का टाइम है अगर यहाँ पे क्या इशू हो रहा है, डिबेंचर्स, अगर आप यहाँ पे डिबेंचर्स को इशू कर रहे हो। तो ये जो आपको टाइम पीरियड दिया है, दिस इज टाइम पीरियड इज टू इशू या फिर डिलीवर द सर्टिफिकेट्स। और अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, इफ इट इज इन द डीमैट फॉर्म, तब तो फिर इमीडिएटली। समझा? आगे बता रहे हैं, द ट्रांसफर ऑफ एनी सिक्योरिटी और अदर इंटरेस्ट ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन in a company made by the legal representative shall, even if the legal representative is not the holder, it is going to be valid as if he had been the holder at the time of the execution of the transfer। तो बेसिकली यहाँ पे जिनका डेथ हो गया, उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनके पास पूरा पूरा राइट होगा, तो उनका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो इसको ट्रांसफर कर सकता है। अब आप सिंपली देखो, जैसे ए है, ए वॉज द होल्डर, ए डाइड। अब यहाँ पे ए का बेटा या बेटी कोई भी है, या वाइफ कोई भी, हस्बैंड यहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। अब बी यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको ट्रांसफर कर रहा है इन द नेम ऑफ सी। तो यहाँ पर क्या माना जाएगा, इट इज बेसिकली डीम्ड ए। बी को यहाँ पर डीम्ड ए माना जाएगा इफ ए हैज डिसीज्ड। आप बताइए, दिस इज क्लियर? ए कौन था? ए वॉज द ओरिजिनल होल्डर, ए वॉज द ओरिजिनल होल्डर ऑफ द सिक्योरिटी। अब वो ट्रांसफर कर रहा है, तो डीम्ड ए, एंड देयरफॉर दिस ट्रांसफर इज गोइंग टू बी अ वैलिड वन। ओके, फिर आता है वेयर एनी डिफॉल्ट हैज बीन मेड। तो यहाँ पे पिनल प्रोविजन आपको दिया है, और जैसे मैंने आपको बताया था कि डिपॉजिटरीज एक्ट होगा, ठीक है। तो ये लाइबिलिटीज आपके पास रहेंगे अगर आप जानबूझ के डीफ्रॉड करते हो, मतलब सिक्योरिटीज को अगर आप करते हो विद द इंटेंशन टू डीफ्रॉड अ पर्सन, तो यहाँ पर सेक्शन 447 फ्रॉड का केस आपके ऊपर चलाया जाएगा। क्या सेक्शन 56 आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ? क्या सेक्शन 56 आपको क्लियर हुआ? राइट, दिस इज फॉर द ट्रांसफर ऑफ द सिक्योरिटीज। ट्रांसफर ट्रांसमिशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब यहाँ पे देखो, पनिशमेंट फॉर द पर्सोनिफिकेशन। तो जबरदस्ती आप क्या कर रहे हो, यू पर्सोनेट्स, मतलब आप प्रिटेंड कर रहे हो। पर्सोनेट्स का क्या मतलब होता है, व्हाट यू मीन बाय पर्सोनेट? ये आपको बताया था मैंने, पहले भी बताया था। आप यहाँ पे प्रिटेंड कर रहे हो, ठीक है। यू प्रिटेंड टू बी द ओनर ऑफ द सिक्योरिटी, और आप यहाँ पे किसी से पैसे ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो यहाँ पर आपके ऊपर पेनल्टी आ जाएगा। तो ये एक आपका बेसिक सेक्शन है। फिर आ जाता है आपका सेक्शन नंबर 58, जिसमें यहाँ पर क्या बोला हुआ है, रिफ्यूजल फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड अपील अगेंस्ट द रिफ्यूजल। तो यहाँ पर सपोज करो, ये सिचुएशन कैसा हो गया, कंपनी मना कर रहे हैं कि देखो मैं ये ट्रांसफर को रजिस्टर नहीं करूंगा। वो 60 डेज के अंदर अंदर आपने नोटिस दिया, या फिर वो 60 डेज के बाद में आपने दिया, कैसे भी आपका था, ये आपको मना कर रहा है। तो अब देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, बाय द वे ये प्रोविजंस आप देखना थोड़े अलग अलग हैं इसमें। सो इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी limited by share that refuses, okay, that refuses, whether in pursuance of any power of a company under its articles or otherwise, to register the transfer or the transmission by the operation of law of the right of any security or the interest of any member in the company, then it shall within, तो it किसका बात हो रहा है, कंपनी, कंपनी within 30 days from the date of instrument of transfer or the transmission
या जब भी उनको वो इंटीमेशन वहां पे मिले, उसके 30 दिन के अंदर अंदर जब जब डिलीवर हुआ, वो क्या करेगा, कंपनी नोटिस भेजेगा फॉर द रिफ्यूजल ऑफ ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी, और उनको वहां पर रीजंस भी दिया जाएगा कि देखो भाई, हमारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मना करता है, या कोई और जो रीजन है जिसकी वजह से रेस्ट्रिक्शन है, कोई शेयर होल्डर अग्रीमेंट है जिसकी वजह से मैं आपके शेयर्स को रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं कर सकता, राइट। सो ये किसके लिए है, दिस इज इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी यहां पर क्या करेगा, इट इज गोइंग टू इंटीमेट द रिफ्यूजल along with reasons, ठीक है, कितने डेज में, 60 डेज के अंदर अंदर, ठीक है। अब देखो, without prejudice to subsection 1, the securities or the other interest of any member in case of public company is freely transferable। अभी क्या हो गया, पब्लिक कंपनी के लिए क्या है भाई, पब्लिक कंपनी में तो आप आर्टिकल्स में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन डाल ही नहीं सकते। आप देखो, प्राइवेट कंपनी होता है उसके आर्टिकल्स में रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, पब्लिक कंपनी के आर्टिकल्स में तो रेस्ट्रिक्शन होगा नहीं। तो उनके शेयर्स क्या है, वो यहाँ पर क्या है, फ्रीली ट्रांसफरेबल है। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी दो लोगों के बीच में, इन केस ऑफ अ शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी, दैट इज एन एनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट, तो कंपनी मना कर ही नहीं सकता। आप बताओ, इज दिस क्लियर, ये क्लियर हुआ, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। अच्छा, ये जो रिफ्यूजल हो रहा है, ये रिफ्यूजल किसके लिए, ड्यू टू द रीजन, विद द रीजन, और रीजंस यहाँ पे क्या हो सकते हैं, ड्यू टू आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। लेकिन पब्लिक कंपनी में बॉस ये तो नॉट एप्लीकेबल, ये वाला बहाना नहीं चलेगा। हाँ, कोई और रीजन हो सकता है, आप बोलोगे भाई ये ड्यूली स्टैम्प्ड नहीं है, ट्रांसफरी का डिटेल्स बराबर नहीं है, ट्रांसफरर, कुछ भी हो सकता है, आप वहां पे बाकी कुछ रीजंस दे सकते हो, बट ये रीजन नहीं दे सकते कि भाई मेरे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर रेस्ट्रिक्शंस है, ये काम नहीं हो सकता। फिर देखें, द ट्रांसफरी में अपील टू, सो इन दैट केस यहां पर क्या होगा, ये जो ट्रांसफरी है, जब यहाँ पे इसको रिफ्यूज किया गया, अच्छा ये 60 डेज लिख लिख दिया मैंने, ये यहाँ पे 30 डेज होगा। सबके सब सो रहे, किसी ने भी मेरे को रोका नहीं कि सर ये तो 30 डेज होना चाहिए था, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, ओके। यहाँ पर क्या बताया है कि जैसे ही आपको ये कंपनी रिफ्यूज करेगा, तो कौन अपील कर सकता है, ट्रांसफरी, द ट्रांसफरी may appeal to the tribunal against the refusal within a period of 30 days from the receipt of notice। तो आप ये देखो, ये ट्रांसफरर और ये ट्रांसफरी, ये जैसे ही ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर सिक्योरिटीज को ट्रांसफर किया, इसके 60 डेज के अंदर अंदर ये क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू इन्फॉर्म द कंपनी, कंपनी इनके ट्रांसफर को रजिस्टर या तो कर लेगा या फिर रजिस्टर करने को मना करेगा। अगर रजिस्टर करने को मना करेगा, तो अगले 30 डेज में इट इज गोइंग टू इंटीमेट द पार्टीज। उसके बाद जो ट्रांसफरी है 30 डेज के अंदर अंदर एनसीएलटी पे जाएगा। ये आया आपको समझ में बच्चा, ये सब समझा आप लोगों को। द ट्रांसफरी में अपील टू द ट्राइब्यूनल अगेंस्ट द रिफ्यूजल विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द नोटिस। और अगर 30 दिन में सपोज कोई नोटिस वगैरह उसको नहीं मिला 60 दिन के अंदर अंदर, तो यहाँ पर फिर वो ये जो 30 दिन का टाइम पीरियड है, ये 60 डेज के बाद 30 दिन तक वो वेट करेंगे। सपोज 30 दिन तक कोई रिप्लाई नहीं आया, ठीक है, तो भी वो वहां पे चला जाएगा। अरे बताओ, ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ पूरा, देखो आपको 56 से लेके अभी तक मैंने पूरा यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पर आ रहा है पब्लिक कंपनी के लिए, ये प्योरली पब्लिक कंपनी के लिए। तो
in a public company without sufficient cause refuses to register the transfer of security within a period of 30 days from the date of the instrument of transfer of this which is delivered to the company within a period of 60 days, तो जो ट्रांसफर ही है within a period of 60 days वो बेसिकली यहाँ पर क्या कर सकता है, एनसीएलटी में जाके अपील कर सकता है। ये दोनों सेम प्रोविजन हो गया आपका, ये प्राइवेट कंपनी के लिए था, ये पब्लिक कंपनी के लिए हो गया। आगे क्या बता रहे हैं, द ट्राइब्यूनल, अब ट्राइब्यूनल यहाँ पे क्या करेगा, ट्राइब्यूनल दोनों पार्टी को सुनेगा कि भाई क्या तकलीफ है, क्यों ट्रांसफर नहीं हो रहा। सो ट्राइब्यूनल आफ्टर हियरिंग द पार्टी या तो अपील को डिसमिस कर देगा या फिर बोलेगा चलो भाई कंपनी आप इसको यहाँ पर क्या करो, रजिस्टर करो और अगले 10 दिन के अंदर अंदर आपको कंपनी को मतलब नाम चेंज करना पड़ेगा। या फिर कंपनी को क्या बोलेंगे, एक काम करो रेक्टिफिकेशन करो। रेक्टिफिकेशन क्या होता है, रजिस्टर ऑफ मेंबर में भाई जिसका नाम लिखा है गलत नाम लिखा है उसको हटाओ, नए नाम को रखो। ऑल्सो आपको यहाँ पर बोला जाएगा प्लीज पे कॉम्पनसेशन बेसिकली डैमेजेस टू द पार्टी विच हैज बीन अग्रीड। मुझे बताओ डैमेजेस कब पे किया जाता है, वन क्वेश्चन फ्रॉम माय फाउंडेशन, when is the damages or when are the damages paid, when do you pay damages, when do you pay the damages? फाउंडेशन, फाउंडेशन का टॉपिक, when there is a contract, when contract is breached, ध्यान रखो damages are paid when there are losses, okay, करेक्ट। डैमेजेस आपको तब पे किया जाएगा जब आपको कोई लॉस होगा, अगर लॉस नहीं हुआ तो आपको कोई डैमेजेस नहीं मिलेगा, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, बिल्कुल, तो रौनक जो आपने बोला वो गलत नहीं है, ठीक है। तो आपको कुछ लॉसेस होगा, आपको याद है वो फाउंडेशन में टिपिकल सा क्वेश्चन था, 500 रुपया केजी से मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, अब आपने कॉन्ट्रैक्ट को मना कर दिया, मार्केट में भाव 600 रुपया केजी हो गया है, तो अब आप मुझे डैमेजेस पे करोगे 100 रुपया पर केजी का, क्योंकि मुझे लॉस हुआ। लेकिन कल को ये मार्केट में आपको 300 रुपए का मिल रहा है, तो क्या आप फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करोगे, मतलब फिर क्या आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, आंसर इज नो। हाँ, सेलर जो है वो क्लेम कर सकता है कि यार इसने 500 में खरीदने का प्रॉमिस किया था, अब मना कर रहा है, तो अब मैं मार्केट में जाके बेचूंगा तो मेरे को सिर्फ 200 का ही मिलेगा, 200 रुपए कम मिलेंगे, तो इससे 200 रुपए मुझे लेकर दो। पर हाँ, अगर सपोज करो सेलर भी इंटरेस्टेड नहीं है आपको बेचने में, फिर तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, राइट। तो जो भी अगर आपका हुआ, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है इफ इट इज सस्टेन्ड। तो यहाँ पे कैसे डैमेजेस हो सकता है मुझे बताओ, रजिस्टर नहीं करने से कैसे डैमेजेस हो सकते हैं। अब आपको मिल गया, अब आप ले लो। चलो, एक तो लीगल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, दूसरा यहाँ पे देखो निधि ऐसा हो सकता है कि ये सिक्योरिटी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये मैं बेच देता, ए ने बी से शेयर को खरीदा और बी का ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट था कि वो ये शेयर सी को बेचेगा। अब क्योंकि बी खुद रजिस्टर ओनर नहीं बन पाया, उसने सी को नहीं बेचा, दिख रहा है आपको समझ में, ये पॉइंट आया। इसकी वजह से सी ने ये शेयर्स किसी और से खरीद लिया। अब सपोज करो इसने ए से ये शेयर 100 रुपए का खरीदा था, इसने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट 150 रुपए का किया था, तो 50 रुपए का लॉस हो गया ना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सिंपल सिंपल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। इस तरह से करके आप ये सब भी क्लेम कर सकते हो। एंड अगर कोई ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को कॉन्ट्रावीन करे फिर तो पिनल प्रोविजन आपके पास है ही। तो ये हो गया आपका, अगर आपको मना कर दिया, रिफ्यूजल फॉर द रजिस्टर ऑफ द शेयर्स, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है सेक्शन नंबर 59 विच इज फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में यहाँ पे आपका सिंपल सा पॉइंट है कि देखो यार, कंपनी अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को रेक्टिफिकेशन उसमें चेंजेस करवाना चाहता है। क्यों करवाना चाहता है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, एनी पर्सन हु हैव बिकम और सीज टू बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी, कोई गलत तरीके से मेंबर बन गया या फिर कोई मेंबर सीज टू बी द मेंबर,
then in that case the person aggrieved or any member of the company or the company may appeal in such form as may be prescribed to the tribunal या फिर कोई competent court outside India in case of the foreign members or debentures कि इनका रेक्टिफिकेशन हो सके. रजिस्टर ऑफ सिक्योरिटीज जो है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ सिक्योरिटी, इसका यहाँ पर रेक्टिफिकेशन हो सके. अब ये रेक्टिफिकेशन के लिए आपको क्यों प्रोविजन दिया है? सिंपल सा पॉइंट है कि देखो भाई, कंपनी आप अपने आप रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते. ठीक है, आप अपने आप रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते. रेक्टिफिकेशन करने के लिए आपको किसके पास जाना पड़ेगा? किसी ट्राइब्यूनल या किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास. उसके बाद क्या होगा? जो ट्राइब्यूनल है वो दोनों पार्टीज को सुनेगा, फिर उसके बाद में या तो ये अपील को डिसमिस कर देगा कि नहीं कोई रेक्टिफिकेशन नहीं होगा, या फिर डायरेक्ट कर देगा कि ये जो रेक्टिफिकेशन है इसको यहाँ पर एडजस्ट आपको कर लिया जाए सेम 10 दिन के अंदर अंदर. And the provision of this section shall not restrict the rights of the securities. तो जो आपका वोटिंग राइट्स वगैरह है ये सब आपका एज इट इज चलता रहेगा जब तक एनसीएलटी उसको सस्पेंड नहीं करता. एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज बाय जो ये सेबी है, तो यहाँ पर ये आपके डिपॉजिटरीज रूल्स के हिसाब से ही सेट होगा. तो ये आपका प्रोविजन था, पीनल प्रोविजन था सब सेक्शन 5, वो यहाँ पर ओमिट कर दिया गया है. तो आप मुझे बता सकते हो 58 में और 59 में क्या डिफरेंस है? देखो 58 और 59 में क्या डिफरेंस है? यहां पर भी आप ट्राइब्यूनल के पास जा रहे हो, यहां पर भी आप ट्राइब्यूनल के पास जा रहे हो, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? अच्छा, सो अपील अंडर सेक्शन 58, दिस इज फॉर द रिफ्यूजल ऑफ ट्रांसफर. लेकिन अपील अंडर सेक्शन 59 जो है, दिस इज फॉर द रेक्टिफिकेशन. एंड रेक्टिफिकेशन किसका? रेक्टिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, आरओएम. इसके अलावा सेक्शन 58 में अपील कौन करेगा? द अपील वुड बी मेड बाय द ट्रांसफरी. लेकिन 59 में कौन कौन अपील कर सकता है? यहां पे एनी एग्रीव्ड मेंबर, करेक्ट, एनी मेंबर ऑफ द कंपनी, या फिर यहां पे जो कंपनी है वो खुद भी अपील कर सकता है. बताओ, ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? अगर ये क्लियर हुआ तो वी कैन देन पैक अप आवर टुडेज सेशन एंड देन अब हम मिलेंगे मंडे को. अच्छा, मेरा जो सेशन था वो मैंने आप लोगों को जो बताया वो सेशन मंडे को नहीं है, ट्यूसडे को है. सो मोस्ट प्रोबेबली शायद ट्यूसडे को आप लोगों का लेक्चर नहीं होगा. दिस आई विल इन्फॉर्म यू ऑन मंडे इटसेल्फ. ठीक है, तो मंडे को हम स्टार्ट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन नंबर 60. तब तक के सारे प्रोविजंस आप पढ़ लो. ध्यान रखना, अब मंडे को हम जो भी पढ़ेंगे मंडे ऑनवर्ड्स उसका पिछले से कोई कनेक्शन नहीं होगा थोड़े बहुत चीजों के अलावा. तो आप पिछला जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो तो आपके लिए बेटर होगा. आप लगभग देखो हमारा कंपनी लॉ का, अच्छा हाँ, मंडे को तो हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं ना. हाँ ठीक है, मंडे को हम चैप्टर 3 मॉड्यूल से कवर कर रहे हैं. बट धवल ध्यान रखना, अगर मंडे को सपोज करो चैप्टर 3 मॉड्यूल से पढ़ के हमारा जल्दी खत्म हो गया, सपोज आधे घंटे 1 घंटे में प्रोविजंस खत्म हो गए, तो फिर हम यहाँ पे सेक्शन 60, 61, 62 इन सबको शुरू कर देंगे. ठीक है, ध्यान रख लेना नेक्स्ट वीक में आपका आधा कंपनी लॉ कंप्लीट हो जाएगा. तो वो आप, ये स्लाइड आपको यश मिल ही जाएगा ना पीपीटी में. ये वाला जो स्लाइड है ये आपको पीपीटी में खैर वैसे भी मिल जाएगा, ये अभी के अभी शेयर हो जाएगा आपके स्लाइड्स में. ठीक है, चलिए फिर दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर देन. टेक केयर, बाय बाय.